मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को देख रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण और उनका पुनर्निर्माण भी करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान में चांदी के सिक्के भी चलाए थे और जब से ये शासक बना था उसके बाद इसने सारे कर्जे भी माफ कर दिए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया गया है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था और कारण आर दिया गया है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तुर्की प्रशासन, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय जो है तुर्कों को ही दिया जाता है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा सही था। तो पहला तो सही है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन जो है सैनिक प्रधान था। तो अब देखना है कि ये जो कारण है इसकी सही व्याख्या करता है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एकता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना प्रमुख को सैनिक टुकड़ी के रख रखाव हेतु दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कथन दिया गया है कि शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को बलख, बदख्शों और कंधार के अभियान पर भेजा गया था और कारण दिया गया है कि शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान जो है अद्भुत रूप से सफल रहा था। तो मैं बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला तो स्टेटमेंट जो है सही है कि शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को भेजा गया था बलख, बदख्शों और कंधार के अभियान पर, लेकिन ये सफल नहीं रहा है, असफल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कथन ए सही है किंतु आर गलत है। मुमताज और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। जब शाहजहां बीमार हो गया तो उसकी बीमारी के बाद जो उसका दूसरा पुत्र था औरंगजेब, उसने क्या किया, अपने पिता को सिंहासन से हटाया और उसे आगरा में कैद कर दिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। तो इस प्रकार जो औरंगजेब है बादशाह बन गया। शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी में जो घुड़सवार सिपाही थे कौन थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की। दूसरा है जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा है सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। चौथा है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से हिंदी घुड़सवार में से संबंधित कौन से कथन जो है सत्य हैं? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन चौथा गलत है। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की थी। ठीक है। अब ये सही है कि एकांकी प्रदान की थी, तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो चौथा गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वे घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे। ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है तुगलकाबाद का किला, दूसरा है लोधी गार्डन, तीसरा कुतुब मीनार, चौथा है फतेहपुर सिकरी।
तो हमें बताना है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, बाद में किसका और बाद में किसका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तुगलकाबाद का किला। तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका हुआ था लगभग 1321 से 1325 के बीच में। लोधी गार्डन का निर्माण हुआ था लगभग 1517 में। कुतुब मीनार, इसका तो आप सभी जानते ही हैं, 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। और फतेहपुर सीकरी, इसका हुआ था 1569 में। तो सबसे पहले किसका हुआ है? कुतुब मीनार का। 3 सबसे पहले आ जाएगा। और उसके बाद में तुगलकाबाद का किला 3, 1, 2 और 4। तो कहाँ पे दिया है 3, 1, 2 और 4? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3, 1, 2, 4। कुतुब मीनार का 1192 में, तुगलकाबाद का 1321 से 1325 के मध्य, लोधी गार्डन 1517 में और फतेहपुर सीकरी 1569 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1500 लगभग 76 ईस्वी में। और नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? और अकबर का राज्यारोहण, शिवाजी का देहांत। तो अकबर का राज्यारोहण तो आपको पता ही है कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। तो 5 का क्या हो जाएगा? A का 5 हो जाएगा। तो A का 5 इन दोनों में है, तो पहला और चौथा तो गलत हो जाएगा। अब देखना है दूसरा, 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। तो बी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर बी अपने आप ही सही हो गया। अब हम देख लेते हैं सी का 3 में 1686 में शिवाजी का देहांत हुआ था। और 1739 ईस्वी में क्या हुआ था? डी का आ जाएगा, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। और हल्दी घाटी युद्ध हुआ था लगभग 1576 ईस्वी में। तो ये इसमें नहीं दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर मुगलों व मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया था। ये अकबर के सेनापति राजा मान सिंह की मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ निश्चित जीत थी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कलावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। जो ए दिया गया है इसमें, यहाँ पे ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे बी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है पूरी तरह सही जानकारी देता है? ठीक है, तो हमें बताना है कि 1557 ईस्वी में अकबर जो है ए गोलकुंडा और बी लाहौर अकबर के शासनकाल का दिखाता है। तो ए खानदेश या बी मुल्तान को दर्शाता है, या ए गोंडवाना या बी मुल्तान को, ए गोंडवाना या बी लाहौर को। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें, यहाँ पे अगर ए की जगह देखें तो यहाँ पे कौन सा भाग पड़ता है? गोलकुंडा, खानदेश, गोंडवाना। तो गोंडवाना पड़ता है यहाँ पे। तो इस प्रकार गोंडवाना हम देखें तो 2 में दिया गया है और बी में दिया गया है लाहौर। तो क्या यहाँ पे लाहौर पड़ता है? तो ये भाग जो था ये लाहौर का भाग ही था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1605 ईस्वी में जिस टाइम अकबर की मृत्यु हुई थी उसी टाइम में ये एरिया का दिखाया गया है। मानचित्र में दर्शाया गया छायांकित भाग जो है अकबर की मृत्यु के समय 1605 के साम्राज्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फेज? तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक फारसी कवि थे। इन्होंने लगभग सभी दिल्ली सुल्तानों का शासन
जो 8 दिल्ली के सल्तनत के शासक थे, 8, उनका शासन देखा था। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक एक फारसी कवि तक रहे थे। इनका 1253 में जन्म हुआ, 1325 में मृत्यु। और ये एक फारसी कवि थे जो दिल्ली सल्तनत के शासकों से संबंध रखते थे। इन्होंने अरबी तथा फारसी में कविताएं लिखी तथा उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये एक प्रमुख कवि भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे और संगीतकार भी थे। और ऐसे प्रथम मुस्लिम कवि भी थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग भी किया था। और अमीर खुसरो हैं जिन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है? और मानचित्र में ए जो चिन्हित किया गया है, यहाँ पे ए चिन्हित किया गया है, किस स्थान को निरूपित करता है? ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, और जौनपुर को सिकंदर लोधी, अलीगढ़ को इब्राहिम लोधी, जौनपुर को इब्राहिम लोधी अलीगढ़। तो किसके शासनकाल में और कौन सा ये स्थान है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहलोल लोधी जौनपुर। ठीक है, बहलोल लोधी ने 1479 में जौनपुर के हुसैन शाह सर्की को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारण दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि उसमें से कौन से सही है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रख रखाव करनी पड़ती थी। और कारण दिया गया है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो दूसरा तो सही है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना होता था। और इस प्रणाली को क्या बोला जाता था? द्विअस्पा और सिंहस्पा प्रणाली बोला जाता था। लेकिन ये अकबर के शासनकाल में ना होकर कब इसका आविष्कार हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए गलत है क्योंकि द्विअस्पा सिंहस्पा प्रणाली का प्रारंभ जहांगीर ने किया था, अकबर ने नहीं, इसलिए डी उत्तर सही है। दक्षिणी भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इनका कारण था, दक्षिणी भारत के बारे में बताया गया है कि दक्षिणी भारत में छोटे छोटे जो साम्राज्यों का जो है विकास ज्यादा हुआ था, बड़े साम्राज्यों का नहीं। तो इसका कारण हमें बताना है कि इसका कारण क्या था कि छोटे छोटे साम्राज्यों का ज्यादा उदय हुआ। तो लोहा जैसे खनिजों का अभाव, सामाजिक संरचना में अनेक विभाजन, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव या जनशक्ति का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। और दक्षिणी भारत का जो एरिया है वो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या है। अगर इस भारत के एरिया की हम बात करें तो ये भी पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और यहाँ इस एरिया में भी बहुत अधिक पहाड़ियाँ बनी हुई है, तो इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है। तो छोटे छोटे राज्यों का ऐसे उदय हुआ था, वहाँ पे छोटे छोटा साम्राज्य बन गए थे। दक्षिणी भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण दक्षिणी भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था, यानी बहुत ही बड़ा भूभाग, समतल भूभाग वहां पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? तो किसके निधन पर की थी? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज शाह तुगलक के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की थी कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली। कब? 1351 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई थी और इसे फिरोज शाह तुगलक, जो इनका चचेरा भाई था, उसके बाद में उत्तराधिकारी बना था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, वो मध्यकालीन जितने भी सुल्तान थे उनमें सबसे ज्यादा जो है शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति भी था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक और प्रतीकात्मक जो सिक्के थे उनका प्रचलन करवाया था। और इसने विभिन्न प्रकार के सिक्कों का जो निर्माण प्रयोग करने के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है ब्रुज है, बौद्ध गोंडाओं से समानता है या फारसी शैली। तो इसमें कौन कौन से शामिल है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही चीजें उसमें शामिल की गई थी। ब्रुज भी है, बौद्ध गोंडाओं से समानता भी है और फारसी शैली भी है। ठीक है। जामा मस्जिद भारत के श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर में है। श्रीनगर की जामा मस्जिद पुराने शहर के मध्य नौहत्ता में स्थित है। इसका निर्माण 1400 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। बाद में इसके पुत्र व कश्मीर के शासक जैन उल आबेदीन ने इसका विस्तार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। पहला है, जहांगीर के टाइम में क्या विलियम हॉकिंग्स आए थे। अकबर में सर थॉमस रो, शाहजहां के ट्रेवनियन और औरंगजेब के मनुची। तो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम बात करें सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर थॉमस रो जो है वो किसके काल में आए थे, जहांगीर के शासनकाल में। विलियम हॉकिंग्स और थॉमस रो दोनों ही जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो बी ऑप्शन जो है गलत है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सर थॉमस से 1615 से जो 1619 तक भारत में रहा था, ये जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रोह जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये व्यवस्था थी क्या। ठीक है। तो अगर हम रेतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रेतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि किसानों को ही स्वामी का भूमि का जो है स्वामी मान लिया गया, और किसान ही अब जो है सीधा अंग्रेज सरकार को कर दिया करते थे। जितनी फसल होती थी उस फसल का आधा हिस्सा जो उन्हें अंग्रेजी हुकूमत को कर के रूप में देना पड़ता था। और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था में था कि जो पूरे गांव को एक महल के रूप में मान लिया जाता, और उस गांव का मुखिया या जो लंबरदार होता था वो कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को देता था। और जमींदारी प्रथा में क्या होता था, जमींदारी प्रथा में था कि जो जमींदार था वो ही गांव से पूरे गांव का एक कर इकट्ठा करता और वो अंग्रेजों को देता था अपने इलाके का वो कर इकट्ठा करके। जागीरदारी प्रथा में जागीर दी जाती थी, जिससे जितनी जागीर थी वहां का कर जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीर दी जाती थी, बड़े सामंतों को तो जागीरदारी। और दूसरा है मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था लंबरदार या तहसीलदार थे तो उनको भूमि दी जाती थी। तो बी का हो जाएगा, नहीं बी का होगा 4, जमींदारों को दी जाती थी वो थी इजारेदारों को देने वाली। तीसरा है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि क्या थी, रेतवाड़ी व्यवस्था। और ग्राम्य स्तर पर की गई भूमि राजस्व बंदोबस्ती, यानी पूरे गांव के स्तर पर जो की जाती थी, पूरे गांव को एक महल मान लिया जाता था, वो थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था जमींदार द्वारा व्यवस्था।
रेतवाड़ी सरकार व रेत के बीच सीधा संबंध जमींदारी जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को दी जाती थी, जमींदार जो होते थे उनको दी जाती थी। और महालवाड़ी में पूरे गांव में एक गांव को महाल मानकर गांव के जमींदार मुखिया या गांव के नंबरदार को ये दिया जाता था। यहाँ पे जमींदार नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मुखिया या नंबरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राजाराम ने, बालाजी विश्वनाथ ने, गंगाबाई ने या नानाजी देशमुख ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने। संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने ही सरल और कारगर बनाया था। संभाजी जो 1680 से 1689 तक रहे थे के बाद राजाराम शिवाजी जो है द्वितीय व ताराबाई तथा साहूजी गद्दी पर आसीन हुए। बालाजी विश्वनाथ ने साहू की जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस जीत से समस्त मराठे सरदार साहू के पक्ष में हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। तो हमें ये जो मानचित्र दिया गया है हमें बताना है कि किस समय को निर्दिष्ट कर रहा है। 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य, हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य, या 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1601 ईस्वी में खानदेश की विजय के बाद जो है अकबर का साम्राज्य था। ये दिया गया मानचित्र 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के बाद अकबर के राज्य को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के शासक जो थे कृष्ण देव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो सबसे पहले क्या हुआ था हमें बताना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये था 1505 से नहीं 1509 से 1530 तक था। और कुतुब मीनार का निर्माण लगभग 1206 से 1210 के बीच में हुआ था। और पुर्तगालियों का भारत में आगमन कब हुआ था? कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण। 2 सबसे पहले आ जाएगा, तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या हुआ था? 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। 2 और 4 दोनों में दिया गया है। और उसके बाद में पुर्तगालियों का आगमन 2, 4, 3 और 1। ठीक है। कृष्णदेव राय का शासन कब से कब तक था? 1509 से 1530। कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से 1210 में। पुर्तगालियों का भारत में आगमन 1498 में। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इक्ता प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये की गई थी दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा। तो ए का हो जाएगा 2। और जागीर किसके द्वारा की गई थी? जागीर की गई थी मुगलों के द्वारा। अमरम ये की गई थी विजयनगर शासकों के द्वारा। और मोक्ष मराठों के द्वारा। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2। जागीर मुगलों के द्वारा 3, अकरम 4 और मोक्ष 1, यानी 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 कहाँ पे दिया गया है? 2, 3, 4 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रणाली और उससे संबंधित शासन का सही सुमेलन इस प्रकार है। इक्ता दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा, जागीर मुगलों के द्वारा, अमरम जो है विजयनगर के द्वारा और मोक्ष मराठों के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? तो जगत गुरु
किसको कह के पुकारती थी मुस्लिम जनता? हुसैन शाह को, जैन उल आबिदीन को, इब्राहिम आदिल शाह को, महमूद द्वितीय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह का शासन जो है 1556 से 1627 में था और ये बीजापुर सल्तनत का शासक था और इनको प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो आज हमारे क्वेश्चन जो हैं यहीं पे समाप्त होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 1, 2 बार या 3 बार अगर इन वीडियो को अगर आप देखते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।